नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश, आप लोगों का स्वागत करता हूं हिस्ट्री के हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग का 1857 का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। और स्वतंत्रता संग्राम 1857 का जो है उसके चरण की ये अंतिम वीडियो होगी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो ये आंदोलन था खत्म हुआ, इसकी सफलता या असफलता पे चर्चा करेंगे और क्या क्या कारण रहे इस विद्रोह के सफल या सफल होने के, उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद 1857 के जो विद्रोह खत्म हुआ तो भारत में क्या कुछ बदलाव आया, भारत में क्या कुछ राजनीतिक रूप से बदलाव आया। ठीक है, अगर मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ज़्यादातर जो विदेशी राइटर थे या जो भारतीय राइटर भी थे, जिसमें कि ज़्यादातर जो वामपंथी विचारधारा के जो राइटर थे, उन्होंने सबने इसको एक प्रकार से सैनिक विद्रोह की ही संज्ञा दी। और थोड़ा ये प्रोमिनेंट इसलिए हो गया कि एक दमनकारी शासन के विरुद्ध एक सैनिक वर्ग ने जो आगाज किया था उसको काफी सिविल इलाकों में भी मदद मिल गई, है ना। और विद्रोह सिर्फ सैनिकों ने किया था, लेकिन जो इसको आगे लेके बढ़े वो मासेस, कुछ हद तक मासेस का भी इसमें सहयोग मिला। इसीलिए एक छोटी म्यूटिनी से बढ़ के, एक सिर्फ सैनिक विद्रोह से बढ़ के इसको आंका गया। भले ही कुछ लोगों ने इसका दायरा सिर्फ सैनिक विद्रोह तक सीमित किया, उसके भी अपने कारण थे, लेकिन अगर माना जाए तो ये कुछ हिस्सों में, भारत के कुछ हिस्सों में ये कुछ मासेस तक पहुंचा। और ये बड़ा विद्रोह इसीलिए बना क्योंकि कम ही समय में एक लगभग एक छोटी एक थोड़ा सा कंसिडरेबल मतलब कि एक सम्मानजनक क्षेत्र में पहुंच चुका था। इस वजह से ही इस विद्रोह का जो रूप था वो एकात्मक जैसा दिखा, मतलब एक जैसा लग रहा था कि हाँ भाई ये विद्रोह, यही विद्रोह वहां भी हो रहा है, यही विद्रोह वहां भी हो रहा है ना। इससे लोग थोड़ा सा प्रेरित होने लगे। लेकिन ये विद्रोह को खत्म होने में मुश्किल से मुझे लगा 1 वर्ष का समय लगा। ऐसा क्या हो गया कि 1 साल पहले जो ज्वाला 1857 में बनी थी, जो विद्रोह बना था, वो सितंबर 1858 आते आते लगभग धीमा पड़ गया और दिसंबर 1858 तक लगभग चीजें समाप्ति की ओर चली गई और सब कुछ लगभग नॉर्मल हो गया। तो अगर हम देखें तो विद्रोह को हम आंशिक रूप से सफल कहेंगे। एक बात पहले मैं इसकी सफलता पर चर्चा कर लूं। अगर कोई कहे आंशिक सफलता, विद्रोह देखो आंशिक रूप से सफल था, क्यों? सबसे पहले तो इन्होंने पहली बार एक राष्ट्रवाद की भावना का जन्म दिया। भाई अपने अंदर की पहली बार हमें राष्ट्र भी कोई चीज होती है और राष्ट्र के लिए भी मरा जिया जा सकता है। इस प्रकार से अब तक क्या था कि जो कृषक वर्ग था या जो डिप्रेस क्लास था या जो सैनिक वर्ग था, वो सत्ता की तरफ थी, या तो मजबूरी में, चाहे अपने जीवन पर यापन के लिए उनके ऊपर ही डिपेंडेंट रहते थे। और ये राष्ट्रवाद मतलब ऐसा कुछ माहौल ही नहीं बना कि राष्ट्रवाद जैसी बात हो सके, बिकॉज पूरा भारत जैसे चीज का कोई संदर्भ नहीं था, भारत जैसा कोई स्वरूप नहीं था कि हाँ भाई ये राष्ट्र है और हम इसके निवासी हैं और हमें इसकी रक्षा करनी चाहे जो हो जाए, ऐसा कुछ था ही नहीं। इस घटना ने एक भारत जैसा शब्द डेवलप होने दिया, है ना। और इस घटना के बाद जो ब्रिटेन ने तुरंत बदलाव किए, उससे ये लगा कि हाँ ये प्रॉपर एक कोई क्षेत्र है या हम सब इस क्षेत्र के नागरिक हैं। इस टाइप से कुछ चीजें हल्की सी धुंधली सी परछाई बनी। सबसे पहली बात, राष्ट्रवाद का मामूली सा थोड़ा स्वरूप देखने को मिला। उसके बाद अंग्रेजों को अपनी जमीनी हकीकत का एहसास हुआ। अंग्रेजों ने जो समस्याएं उत्पन्न की थी उन्हें वास्तविक रूप से एहसास हुआ कि भाई अब जो हमने किया था वो गलत था और अगर हम इस प्रकार भविष्य में करेंगे तो चीजें मुश्किल हो सकती हैं, जैसे कि सहायक संधि या जबरदस्ती राज्यों को हड़पना, किसी पे हमला कर देना, है ना, जो शोषित वर्ग है उनकी स्थिति और खराब करना। इससे सीख मिली इनको और इसी सीख का नतीजा था कि 1858 के बाद एक भी राज्य को विजेत नहीं किया गया। अंग्रेजों ने यथास्थिति बरकरार कर दी 1858 के बाद, हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद उन्होंने एक भी भारत के नए मतलब रियासत को जीतने की कोशिश नहीं की। वो समझ चुके थे कि कितनी कटुता कंपनी के राज ने पैदा कर दी है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो गया था, है ना। तो मतलब क्या, जो 1857 के विद्रोह से पहले जो समस्याएं थी, अब उसको एड्रेस करने का टाइम आ गया। मतलब उस पर लोगों का ध्यान गया, उस पर प्रशासन का भी ध्यान गया और उसमें सुधार करने की पुरजोर कोशिश की गई। और ब्रिटेन को भी महसूस हुआ कि अब हमें इसको एक देश की तरह देखना होगा और इसको एक सीरियस सिर्फ व्यापारिक प्रतिष्ठान की तरह ना देख के एक
ट्रेडिंग बॉडी ना की तरह ना देखे, इस पे हमें एक पॉलिटिकल सेटअप भी लगाना पड़ेगा, एक प्रशासनिक ढांचा भी इसका विस्तृत रूप से तैयार करना पड़ेगा, जिससे कि ये सुचारू पूर्वक चल सके। ये शायद इसी विद्रोह की देन थी, अदरवाइज कुछ भी नहीं होता, है ना। चीजें एड्रेस नहीं होती। इस विद्रोह के द्वारा जो भारतीयों की जो समस्याएं थी वो लंदन में कानों तक पहुंची लोगों के, जिससे लोग अनदेखा करने की कोशिश कर रहे थे, वो शायद चीजें पहुंची वहां तक, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूं कि असफलता के कारण तो देखिए बहुत सारे थे, असफलता के कारण बहुत सारे थे। पहला, छोटा विस्तार या व्यापक विस्तार ना होना। जो 1857 का विद्रोह फैला ना, बहुत ही भारत के अगर क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो बहुत लिमिटेड एरियाज में, मतलब मैं ये भी छोड़ दूं, मैं देखूं कि कंपनी कहां कहां राज कर रही थी, उसके मुकाबले भी बहुत मामूली एरिया में ये विद्रोह फैल पाया। ये विद्रोह अगर देखा जाए तो खास तौर से कुछ पंजाब के क्षेत्र, मतलब थोड़ा सा पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत और थोड़ा सा मध्य प्रदेश टाइप का, मध्य भारत, बस वहां तक। बंबई प्रेसिडेंसी अछूती रही, मद्रास प्रेसिडेंसी पूरी तरह इस विद्रोह के टच में नहीं थी, कुछ भी वहां नहीं हुआ। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, मतलब कि बिल्कुल पश्चिम भारत में, अगर महाराष्ट्र के आसपास के वो क्षेत्र देखें, दक्कन का क्षेत्र देखें, वहां कुछ भी नहीं हुआ। ये जो 1857 का विद्रोह था, ये मेनली इवन बंगाल में भी नहीं हुआ। बंगाल में तो जो जमींदार और जो तालुकदार वगैरह थे, इन्होंने इनफैक्ट मदद की, सरकारों की मदद की, विद्रोहियों के का दमन किया, है ना। मतलब पूरी क्या कहते हैं उसको, स्वामी भक्ति दिखाई सरकार के प्रति, ठीक है। तो वहां तक फैल नहीं पाया, वहां तक इतना प्रभाव इसका हो नहीं पाया। पश्चिमी बिहार देखिए, पश्चिमी बिहार से लेके उत्तर प्रदेश, लगभग उत्तर प्रदेश हमारा पूरा, उसके बाद दिल्ली एनसीआर का जो एरिया, मेरठ, फिर हम चले जाए ये इधर आपका पंजाब के कुछ क्षेत्रों में, और थोड़ा सा मध्य प्रदेश, मालवा, ग्वालियर, मतलब शासक नहीं था, बस इस क्षेत्र में यहाँ तक चीजें फैली थी। अगर ये जो एक्सपेंशन थोड़ा बड़ा होता तो चीजें करना इतना आसान नहीं होता, चीजें खत्म करना इतना आसान नहीं होता, और ये विद्रोह क्या पता एक बड़ा स्वरूप ले लेता। देखिए, तो पहला तो कारण क्या हो गया कि छोटा विस्तार, और दूसरा कोई एक मजबूत नेतृत्व नहीं। मतलब क्या है कि भाई एक नेतृत्व नहीं मिला। देखा लोगों ने ना, सभी लोग अपने अपने राज्यों के लिए लड़ रहे थे, चाहे वो नाना साहब हो, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे अवध हो, कानपुर, जो भी रियासतें थी, जो भी क्षेत्र थे, वहां ये वर्ग, वही वर्ग लड़ रहा था अंग्रेजों ने जिनसे उनकी सब चीजें छीनी थी, है ना। मुख्य रूप से सामंती वर्ग जो था, है ना, जो शासक, जो रजवाड़े थे, सबसे ज्यादा चोट अंग्रेजों ने रजवाड़ों को पहुंचाई थी, और उसमें तात्कालिक समस्याएं थी कि अंग्रेजों ने अनेकानेक विधियों से छीन लिए थे राज्यों को, जिसके कारण कि उनकी जो लड़ाई ना एक सत्ता के प्रति सिर्फ अपने राज्य को पाने तक सीमित हो रही थी, और निचले स्तर पर लोगों के पास ये संदेश जा रहा था, चाहे कृषक वर्ग तक, मैं कृषक और सैनिक का रोल बताऊंगा, कृषक वर्ग तक की संदेश जा रहा था कि भाई ये लोग ना अब बेसिकली अपने लिए लड़ रहे हैं। तो मतलब क्या ये जो रजवाड़े थे, ये मास मूवमेंट नहीं क्रिएट कर पाए, ठीक है। दूसरी बात, आपस में गलाकाट लड़ाई, मैं अपने लिए लड़ रहा हूं, वो अपने लिए लड़ रहा है, वो समझे मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है ना। झांसी की रानी जब लड़ रही थी तो अंग्रेजों की मदद ग्वालियर के सिंधिया ने कर दी। अगर ग्वालियर के सिंधिया ने मदद नहीं की होती तो लॉर्ड कैनिंग का किताब में संदर्भ लिखा हुआ है कि अगर सिंधियाज हमारी मदद नहीं करते तो मुझे अगले ही दिन भारत से पलायन करना पड़ जाता, डिब्बा गोल हो जाता मेरा, बिस्तर गोल हो जाता मेरा। इसका मतलब क्या है, सभी लोग इंडिविजुअल लड़े, जितने भी शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का परचम लहराया था, वो सब अपने लिए लड़े, ऐसा संदेश गया, है ना। खास तौर से जो मैंने आपको सिंधिया वाला एग्जांपल दिया, ऐसे एग्जांपल बहुत हैं। हैदराबाद में निजाम ने मदद की अंग्रेजों की, पटियाला में जींद के अमीरों ने, शासकों ने मदद की अंग्रेजों की, अफगानिस्तान का दोस्त मोहम्मद मदद की अंग्रेजों की, बंगाल के जमींदार वर्ग मदद की उन्होंने। मतलब एक बहुत, देखो जमींदारी वर्ग में बहुत बड़ा हिस्सा इनके विरोध में गया था, क्योंकि लेकिन वही हिस्सा गया था जिनकी जमीनें छीनी गई थी, है ना, जिनका सब कुछ ठीक था, वो नहीं गए और वो स्वामी भक्त बने रहे, और इन्होंने अपने कृषकों पे भी अत्याचार किए विद्रोह में ना शामिल होने के लिए, समझ गए। तो नेतृत्व की कमी और आपसी फूट। आपसी फूट बताने की जरूरत नहीं, ये आंदोलन बाद में अंग्रेजों के हाथ में खेलने लगा, बिकॉज चीजें मैनिपुलेट करने लग गए वो,
उन्हें पता था इन डे और टू वी कैन इजिली कैपिटलाइज ऑन इट। वो आसानी से एक जगह विद्रोह खत्म करके दूसरी जगह जाते फिर वहां खत्म कर दी। देखिए कैम्बल ने कितनी जगह विद्रोह दबाए, है ना। आप टाइम दे रहे हो ना, एक यूनिफिकेशन नहीं हुआ। ऐसे कई कारण थे। एक तो देखिए आपसी कट्टरता, आपसी भेदभाव, उसके बाद संचार व्यवस्था कमजोर थी, मैसेजेस ही नहीं ट्रांसफर हो पाते थे भाई। अंग्रेजों के पास तार व्यवस्था थी, सट सट मैसेज आना जाना, तो उनमें जो था चीजें ज्यादा कोऑर्डिनेशन अच्छा हो गया। भारतीय में कोऑर्डिनेशन इतना नहीं था, कोऑर्डिनेशन बहुत लो लेवल पे था और ट्रस्ट की बहुत कमी थी, ट्रस्ट डेफिसिट था, चीजों में ट्रस्ट बहुत कम था। ठीक है, इसके बाद अगर चलें तो जो सैनिक विद्रोह हुआ, विद्रोह का जो स्वरूप था, कुछ क्षेत्रों में लूटमार वाला हो गया। कुछ क्षेत्रों में क्या हो गया, लूटमार वाला। मतलब क्या, सैनिक विद्रोह में जो सैनिक मतलब विद्रोह की आड़ में कुछ लोगों ने इसमें लूट भी मचाई, मतलब लूटमार भी की, जबरदस्ती भी की लोगों के साथ। और इसमें वो सिविल, वो सामान्य जो आमजन थे, वो शरारती तत्व भी शामिल हो गए जो इस खराब कानून व्यवस्था का लाभ उठा के लूट मार करना चाहते थे। सैनिकों ने कुछ जगह पे जबरदस्ती लूट मारे की पैसे लेने के लिए, जिसमें कि झांसी में, ग्वालियर में इन्होंने लूट मार काफी की। और जिस जगह जाते थे मतलब कि विद्रोह के लिए खर्च के नाम पे पैसे मांगते थे। झांसी की रानी को तो यहाँ तक बोला गया था कि भैया अगर आप हमको पैसे नहीं देते हो तो हम आपके लिए समस्या खड़ी कर देंगे, या आप अंग्रेजों का साथ दोगे तो हम आपको मार देंगे। यहां तक की चीजें थी। तो इसमें क्या था, इसका थोड़ा सा नेगेटिव परसेप्शन चला गया, अंग्रेजों के हाथ में बहाना आ गया कि भाई देखो लॉ एंड ऑर्डर, ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और ये लोग सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं। इसको आम जनता के बीच में ये संदेश देने की कोशिश की गई कि आपका इनसे कोई वास्ता नहीं है, तो आपको सिर्फ लूट रहे हैं। जो साहूकार वर्ग वगैरह था उसने कॉपरेट नहीं किया, फिर डर गया वो लोग, मुद्दा यह था कि तो स्वरूप में कुछ सैनिक जगहों में सैनिक टुकड़ियों ने भी लूट मारे की, है ना, जिसके कारण से क्या ट्रस्ट में डेफिसिट हो गया, ट्रस्ट में क्या हो गया, डेफिसिट हो गया। उसके बाद जो मैंने बताया कि बहुत मजबूत नेता नहीं मिल पाया, जैसे बहादुर शाह जफर को भी जब इन्होंने किया तो बहादुर शाह जफर बहुत डिफेंसिव थे, वो जाना नहीं चाहते थे। उन्हें पता था कि ये मूवमेंट बहुत बड़ा हिस्सा नहीं लेगा और वो मैं उसके कैपेबल नहीं हूँ, और जबरदस्ती उन्हें शहनशाह हिंदुस्तान बनाया गया और उसका अंजाम उन्होंने भुगता कि उनके नाती पोते गए, वो उनके बेटे मरे और वो चले गए काला पानी। तो इसी तरह परिस्थितियां हर जगह थी। ये चीज हो गई क्लियर, विद्रोह का स्वरूप लूटमार की तरह में बढ़ गया। उसके बाद जैसे मैंने बताया भारत उस समय तक काफी सामंतवादी था, है ना, इसलिए सामंतवादियों के बीच में आपसी फूट थी। जिस सामंतवादी का अपना हित था वही इनके लिए लड़ा, वही 1857 के विद्रोह की क्रांति का झंडा लेके आगे बढ़ा, अदरवाइज और लोग आगे नहीं बढ़े। तो देखा जाए तो ये एक प्रकार से मुख्य कारण थे, है ना। इसमें कृषकों पे बात आती है बहुत कि कृषकों ने हिस्सा नहीं लिया। देखिए कृषकों ने, मानता हूं कि जितना कई राइटर्स, देखिए लेखन पे भी बहुत डिपेंड करता है। भारतीय लेखन में कृषकों के आंदोलनों को, कृषकों के योगदान को 1857 के विद्रोह में कम करके आंका गया है। बहुत जगह सबूत मिले हैं कि सैनिकों के और किसानों के अच्छे पैक्ट बने और उन्होंने मिलकर झंडा बुलंद किया। वो अवध के क्षेत्र में देखिए, चाहे कानपुर के क्षेत्र में देखिए, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखिए, वहां ये चीजें हुई। लेकिन बस वही बात थी, वो उतना डोमिनेंट नहीं हो पाया। उसके दो फियर थे, एक तो अपने तालुकदार से, जमींदार से डरते थे। अगर जमींदार सपोर्ट कर रहा है सरकार को तो चाह के भी सपोर्ट नहीं कर पाते थे सैनिक को, ठीक है। और उनके पास उनको फिर सिक्योरिटी की इनसिक्योरिटी होती थी कि इनके साथ अगर हम कर देंगे तो बाद में तो हमें अपने जमींदार के साथ रहना है। तो जमींदार वर्ग के प्रेशर के कारण जो कृषक वर्ग था खुल के नहीं आ पाया। और ये भी कहा जाए कि कृषक वर्ग भी देख रहा था, एक हिस्सा तो ऐसे नहीं आ पाया, दूसरा हिस्सा जिस जहां के जमींदार लड़ रहे थे सत्ता से, वहां कृषकों ने भी सोचा कि अरे यार इसका तो इलाज होने तो, इन्हें तो खूब अत्याचार किया है, वो भी अत्याचारी है, वो भी अत्याचारी है, ये लड़ने दो, आपस में अपने लिए लड़ रहे हैं। तो ये संदेश गया कि हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने हकों के लिए, अपनी जमीनों के लिए, अपने महल के लिए लड़ रहे हैं, समझ गए। तो इसलिए किसानों की जो भूमिका थी अगर देखा जाए तो 1857 के विद्रोह में लिमिटेड ही थी। और बहुत कुछ जगह सैनिकों के साथ इन्होंने पैक्ट करके कुछ मिलके कुछ अच्छे इवेंट किए, लेकिन वो बहुत ज्यादा मजबूत उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाए। तो जो पीजेंट वर्ग था, जो किसान वर्ग थे, जो अगर देखा जाए जो हस्तशिल्प उद्योग वाले लोग है ना, जो अलग अलग जातियों के लोग जो उद्योग धंधा करते हैं, वो लोग भी इतने ज्यादा शामिल इसमें नहीं हुए। इसी तरह से ओवरऑल विद्रोह के कारण मैंने आपको बता दिए, असफलता सफलता मैंने आपके सामने रख दी। विद्रोह
की सफलता के जो कारण थे वो मैंने मेन रूप से आपको बता दिए। अब 1857 का जब विद्रोह खत्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, 1857 जब विद्रोह खत्म हुआ तो उसकी आवाज़ लंदन से सुनाई दी। भले कोई माने ना माने, ब्रिटिश अंदर से ये मानते थे कि सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है और अगर इसको संभाला नहीं गया तो चीज़ें और ख़राब होंगी। इसके लिए फटाफट उनको पता था कि कंपनी ने क्या अत्याचार किए हैं, कंपनी किस तरह से निरंकुश शासन कर रही है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको कंट्रोल करने में कंप्लीटली फेल है और उनका एकमात्र लक्ष्य सिर्फ व्यापार करना है, जिसके कारण की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हुई और एक ये बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई। इसके बाद, इसके तुरंत बाद इनफैक्ट कंपनी को भंग कर दिया, कंपनी को भंग कर दिया, इंडिया से वापस आने का ऑर्डर दे दिया गया। 1858 में भारत सरकार का अधिनियम आया। किसका अधिनियम आया? भारत सरकार का अधिनियम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पहला यही है। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने, मतलब अब उनको पता था कि भाई सिस्टम लगाओ। पहला काम क्या हुआ? कंपनी का शासन समाप्त। सबसे पहले कंपनी का शासन खत्म। दूसरा क्या हुआ? क्राउन का शासन शुरू, मतलब ब्रिटेन के सत्ता का, ब्रिटेन के महाराज का, ब्रिटेन की महारानी का शासन शुरू हो गया। मतलब सीधे सीधे कंपनी को हटा के ब्रिटिश सरकार ने इसको अपने अधीन ले लिया, भारत को। ब्रिटिश भारत हो गया। अब तक कंपनी का भारत था, अब ब्रिटिश भारत हो गया। समझ गए? उसके बाद गवर्नर जनरल का पद बदल के वायसराय किया गया। क्या किया गया? वायसराय। अब वायसराय पूरे भारत का एक प्रमुख हो गया। तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही बन गया। वायसराय नाम का एक नया पद बनाया गया जो भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। और एक पद बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट, भारत राज्य का सचिव, जो कि लंदन में बैठेगा। ब्रिटिश संसद का एक सांसद, जो कि जिसको एक पद दिया गया सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट। मतलब क्या? ब्रिटेन की संसद का एक सांसद हो, कोई भी सांसद होगा, वो पूरा भारत का जिम्मेदार होगा। वही इंडिया का सेक्रेटरी होगा। जो भी रिपोर्ट्स वगैरह जो भी कार्य होगा इसके अंदर में चलेगा। कभी कभी चीज़ें अनवांटेड चीज़ें आ जाती हैं तो इस पर काफ़ी कुछ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सॉरी, जो भी इनकन्वीनियंस हुआ। चलिए, तो इंडियन सेक्रेटरी जो होगा वो भारत का पूरा जिम्मा देखेगा। मतलब क्या? अब एक जिम्मेदार व्यक्ति पूरे भारत का सेक्रेटरी बन गया, मतलब प्रमुख बन गया। और जो वायसराय है वो इसको रिपोर्ट करेगा, ब्रिटेन में बैठे इस आदमी को। ठीक है? किसको? सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट को। इंडिया में वायसराय और ब्रिटेन में ये, और ये रिपोर्ट करेगा क्राउन को, मतलब ब्रिटिश सत्ता को। ठीक है ना? इसने अपनी मदद के लिए, इसकी मदद के लिए काउंसिल बनाएगी। क्या बनाएगी? काउंसिल, परिषद 15 लोगों की। कितने लोगों की? 15 लोगों की, जिसमें से 8 लोग क्राउन चुनते थे, सरकार चुनती थी, 7 लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो कंपनी वाले थे वो लोग आ गए। ठीक हो गया? तो इस प्रकार से शासन पूरी तरह बदल गया। और कंपनी के शासन को खत्म होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुरंत ये डिसाइड किया कि अब हमें इंडिया को प्रशासनिक रूप से मजबूत इकाई बनाना है, ताकि चीज़ों को आसान बनाया जाए, चीज़ों को ठीक बनाया जाए और यहाँ पर हम लंबे समय तक राज्य कर सकें। अब देखिए आगे। अब इसके बाद कई उन्होंने देखा भाई सैनिकों की वजह से विद्रोह हुआ था, तो उन्होंने क्या किया? अब अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई, यूरोपियन सैनिकों की संख्या इंक्रीज की, भारतीयों की संख्या 1,40,000 पे फिक्स कर दी। कितने पे? 1,40,000। मतलब इंडियंस जो आर्मी है वो इंडियन ओरिजिन के, वो से 1,40,000 हो सकते हैं। ठीक है? बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेजी फौज और हिंदुस्तानी फौज का रेशो 1:2, मतलब एक हिस्सा अंग्रेजी तो 2 हिस्से भारतीय। और बॉम्बे में और मद्रास में 1:3। मतलब क्या? अंग्रेजों ने अपनी संख्या थोड़ी बढ़ाई, भारतीयों पर भरोसा उनका कम हो गया, भारतीय सैनिकों पर भरोसा कम हो गया। उनको ये लगा कि ये कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं। इसीलिए 1857 के विद्रोह ने ना हम भारतीयों के लिए उनके मन में कटुता को भी जन्म दे दिया कि ये इनको कितना भी कुछ करो, ये हमारे अपने नहीं हो सकते।
हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा संदेश गया था, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हुई जिसके बाद की स्वरूप बिल्कुल से बदल गया। और अगर हम देखेंगे 1858 से लेके और 1885 का एक काल, तो उसमें काफी कुछ चीजें में बदलाव आया, वो हम लोग आगे की क्लासों में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जो भी कुछ चीजें छूटी हैं तो मैं उसको तथ्यात्मक रूप से एक वीडियो और दे दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। थैंक यू सो मच।